जी, अस्सलाम वालेकुम. Myself Quratulain, and I am an MPhil scholar at Government College University Lahore, and I am here to guide you for chemistry, that how to prepare chemistry for competitive examination, specifically for CSS and PMS. आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे. उन टॉपिक्स में जो पहले नंबर पे हमारे पास आएंगी बातें केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली कि केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में सीएसएस और पीएमएस के रेफरेंस से क्या कुछ जनरल पर्सपेक्टिव्स हैं. इसके अलावा हम कुछ और टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, जैसे केमिस्ट्री का सिलेबस है सीएसएस के रेफरेंस से, पीएमएस के रेफरेंस से. इसके अलावा हम 2021 के पास्ट पेपर को भी डिस्कस करेंगे. अच्छा जी, अगर हम बात करें जनरल पर्सपेक्टिव्स को, केमिस्ट्री के जनरल पर्सपेक्टिव के जनरल परसेप्शंस को केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, तो उनमें हमारे पास आप सुनते होंगे कि केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रोमोट नहीं किया जा रहा. उसकी क्या वजह है? दे यूज टू से कि केमिस्ट्री इज नॉट अ स्कोरिंग सब्जेक्ट. बाज़-औक़ात आपने ये भी कहीं पे सुना होगा कि सिलेबस इज लेंथी. समटाइम्स आपने ये भी सुना होगा कि पेपर ट्रिकी था. लेकिन बेसिकली अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें, ना तो केमिस्ट्री एक नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ना तो सिलेबस लेंथी है, ना ही पेपर ट्रिकी होता है. ठीक है. इसके अंदर अब हमें ये देखना है दैट हाउ टू आउट पास दीज सब्जेक्ट्स एंड हाउ व्हाई शुड वी ऑप्ट केमिस्ट्री. ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. एक्चुअली ये चीज जो प्रमोट की जा रही है कि केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, उस चीज के पीछे कुछ वजूहात है. उस चीज के पीछे क्या रीजंस है? रीजंस ये हैं कि स्टूडेंट्स जैसे ही, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने बीएससी के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी है, मास्टर्स में केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, स्टूडेंट्स जैसे ही आते हैं तो वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि दे यूज्ड टू से कि हम कर लेंगे, केमिस्ट्री हो जाएगी, बस हम बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ ध्यान दें. तो यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि केमिस्ट्री ऐसे ही नहीं होती. बेशक आपको केमिस्ट्री आती है, लेकिन केमिस्ट्री नीड्स प्रैक्टिस. जितनी ज्यादा आप केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा केमिस्ट्री आपके लिए फीजिबल बनती जाएगी. ये आपको पहले भी पता होगा, मास्टर्स के लेवल पे, बीएस के लेवल पे ये चीजें पढ़ चुके होंगे कि केमिस्ट्री की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, केमिस्ट्री उतनी ही ज्यादा आपकी टिप्स पर आती जाएगी. और जितनी केमिस्ट्री आपकी टिप्स पर आती जाएगी, उतना ही ज्यादा आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट रहेगा. और केमिस्ट्री जो सीएसएस की केमिस्ट्री है या पीएमएस की केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में तो कोई ट्रिकी चीज है ही नहीं. बहुत सिंपल केमिस्ट्री है, बहुत आसान केमिस्ट्री है. बिल्कुल ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस, बिल्कुल सिंपल से स्टेटमेंट्स वो दे रहा होता है और सिंपल सा एक आंसर आपसे डिमांड कर रहा होता है. और यहाँ पे जो सीएसएस की या पीएमएस की केमिस्ट्री है, यहाँ पे तो कोई लंबी चौड़ी डिटेल्स भी लिखने की जरूरत नहीं होती. दूसरे सब्जेक्ट्स की निस्बत इस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना आसान है. लेकिन थोड़ी सी चीजें आएंगी, जैसे इस सब्जेक्ट को थोड़ा टेक्निकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, जिस चीज को हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो ये जनरल परसेप्शन तो मैंने आपको केमिस्ट्री के रेफरेंस से बता दी कि लोग इस चीज को प्रमोट क्यों नहीं करेंगे. अब जैसा कि आप पढ़ेंगे नहीं, इस चीज को करेंगे नहीं, केमिस्ट्री को अगर आप टाइम नहीं देंगे और आप जाके एग्जाम में डायरेक्टली बैठ जाएंगे, या आप अगर चाहेंगे कि पेपर से एक दो दिन पहले हम केमिस्ट्री को गो थ्रू कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा. एग्जाम सीएसएस का या पीएमएस का प्रेशर ही आप पे इतना होगा कि आपको आते हुए भी वो चीजें हो जाएंगी, आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी. तो इसलिए केमिस्ट्री नीड्स प्रैक्टिस पहले नंबर पे. अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आपने प्रॉपर टाइम दे दिया है केमिस्ट्री को, तो इट मींस दैट आप काफी अच्छा स्कोर कर जाएंगे. बिकॉज आई हैव सीन सच स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड अप टू 165. इट मींस दैट 160 टू 170 स्कोर करना आसान है केमिस्ट्री के अंदर, इतना मुश्किल नहीं है. क्योंकि दिस इज अ साइंस सब्जेक्ट, दिस इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, दिस इज अ टू द पॉइंट सब्जेक्ट. ठीक है. जितना लिखेंगे, जितना कॉन्सेप्ट दे देंगे, जितनी डायरेक्ट बात कर देंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर हो जाएगा. अच्छा जी, अगर हम सिलेबस की बात करें सीएसएस की या पीएमएस की सिलेबस के अंदर, तो एग्जामिनर ने हमें बहुत फैसिलिटेट कर दिए. उसने केमिस्ट्री को दो पेपर्स के अंदर डिवाइड कर दिए, पेपर 1 और पेपर 2. इन चीजों को आपको भी आइडिया होगा, जिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है उस चीज को लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं. अच्छा जी, पेपर 1 जो है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास क्या एलिमेंट्स है? पेपर 1 को उसने तीन पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर दिए. पहला पोर्शन है फिजिकल केमिस्ट्री का, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और तीसरा पोर्शन है एनालिटिकल केमिस्ट्री का. अब जो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है वो अप टू 60% है.
ठीक है। और जो एनालिटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है वो 40% है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि 40 नहीं 40 नहीं, समहाउ ये 30% इनऑर्गेनिक है और 10% आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। इस तरह से उसने पेपर 1 को डिवाइड कर दिया है 60% फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, 30% इनऑर्गेनिक के अंदर और 10% और एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। इसी तरह से आपके पास पेपर 2 है, सेम पैटर्न है सीएसएस का भी और पीएमएस का भी। पेपर 2 के अंदर आपके पास 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, 3 मेन डिवीजन्स हैं केमिस्ट्री की। अब वो कौन कौन सी डिवीजन है? पहले नंबर पे आपके पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि 60% ऑफ द पेपर को कवर करती है। दूसरे नंबर पे आपके पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आपके ऑलमोस्ट 30% को कवर करती है। और थर्ड पोर्शन है इसका भी इंडस्ट्रियल और अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि आपका 10% को कवर करती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इशू आता है स्टूडेंट्स को कि बीएस के लेवल पे या मास्टर्स के लेवल पे आपकी एक स्पेशलाइजेशन होती है। कुछ स्टूडेंट्स की फिजिकल में स्पेशलाइजेशन होती है, कुछ की ऑर्गेनिक में, कुछ की इनऑर्गेनिक में। तो वो एक एक्सक्यूज ये पेश करते हैं कि हमारी तो इतनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन इस चीज की तरफ थी ही नहीं, और हम कैसे कर सकते हैं ये चीज। तो ये हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा इतने बड़े सिलेबस को टाइम पे कवर करना। तो जो सीएसएस है या पीएमएस है, उसके सिलेबस में तो उसने बिल्कुल बेसिक चीजें आपसे डिमांड की है, ज्यादा चीजें तो उसने आपसे डिमांड की ही नहीं है। बिल्कुल मतलब अगर आप बीएस के स्टूडेंट रह चुके हैं तो यकीन जानिए वो आपसे 5th या 6th सेमेस्टर के आगे की चीज पूछते ही नहीं है, वो स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं जाता, ठीक है। वो आपसे बिल्कुल बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री, बिल्कुल बेसिक ऑर्गेनिक, बिल्कुल बेसिक इनऑर्गेनिक, ये चीजें आपसे डिमांड कर रहा है कि आपको उन चीजों का नॉलेज होना चाहिए, ये चीजें वो बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के अभी पिछले जो पेपर्स आए हैं या अभी जो 2021 का पेपर आया है उसके रिगार्डिंग कुछ र्यूमर्स थे, कुछ बातें थी, हम उनके ऊपर भी जरा रोशनी डालते हैं। अच्छा जी, उसका अगर हम एनालिसिस करें तो 2021 का जो पेपर था केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर क्या चीजें आई। 2021 का जो पेपर था केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री का पेपर 1 तो स्टूडेंट्स को थोड़ा आसान लगा। वो इस सेंस में आसान लगा क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अच्छा, पेपर 2 के अंदर दे यूज्ड टू से कि पेपर 2 ट्रिकी था, पेपर 2 डिफिकल्ट था, आउट ऑफ द वे था, पैटर्न से अलग था, पेपर 2 सिलेबस से ही हटके था। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमेशा जब भी 2016 से ऑनवर्ड्स आप पेपर उठा के देख लेंगे, केमिस्ट्री का पेपर 100% आपके सिलेबस के अंदर से आता है। पेपर 100% आपकी उस आउटलाइन को कवर कर रहा होता है पेपर की कहीं से भी। बस मसला कहाँ पे आता है? मसला यहाँ पे आता है कि हम उस आउटलाइन को टेक्निकल ट्रीटमेंट नहीं देते। अब यहाँ पे बात आती है टेक्निकल ट्रीटमेंट का क्या मतलब है। उस आउटलाइन को अच्छे तरीके से करें, ठीक है। जैसे ही एक सब्जेक्ट है, एक थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है, या फिर हम बात कर लेते हैं एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर है, तो अच्छे तरीके से हम उस चीज को करें, एक अच्छी हेल्दी किताब से उसको प्रिपेयर करें। उसको प्रिपेयर करने के बाद उसके मेन कॉन्सेप्ट के अपने नोट्स निकाल लें, हमारा वो चीज बहुत अच्छी टेक्निकली प्रिपेयर हो जाएगी। और केमिस्ट्री में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजे की जो बात है वो ये है कि हमें इसके लिए बहुत ज्यादा लंबे चौड़े रेफरेंसेस की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, ना हमें कोई चीज एडअप करनी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है चीजें। हमें उन्हीं चीजों को उठा के एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है पेपर के अंदर। बल्कि एज इट इज कॉपी पेस्ट भी नहीं करना आपने, बस थोड़ा थोड़ा आपको मेन पॉइंट्स का पता होना चाहिए और वो आपने पेपर के अंदर जाके लिख आने हैं और आपको नंबर मिल जाने। यही तो बात है कि व्हाई शुड बी ऑप्ट केमिस्ट्री। पहले नंबर पे केमिस्ट्री को हमें ऑप्ट इसलिए करना चाहिए, साइंस स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इसको टैकल किस तरीके से किया जा सकता है। अगर आपका केमिस्ट्री के अंदर बैकग्राउंड है तो आई विल रिकमेंड कि आप केमिस्ट्री को रखें, क्योंकि केमिस्ट्री को टैकल करना आपके लिए आसान है रादर देन द अदर सब्जेक्ट्स। अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को जिसके ऊपर आपको जीरो से स्टार्ट लेना पड़ना है, वहां पे उसकी बजाय आप केमिस्ट्री को लेते हैं और आप केमिस्ट्री को उसी तरह तैयार करते हैं, उसी डेडिकेशन से तैयार करते हैं जिस डेडिकेशन से आपने आईआर या पॉलिटिकल साइंस को तैयार करना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि 50% तो आपने ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है किन बुक्स के अंदर मुझे जाना चाहिए, आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरह से मैंने केमिस्ट्री को लेके चलना है, आपको नॉलेज तो ऑलरेडी है। बस जो चीज 50% लैक कर रही है वो क्या है, वो है कि केमिस्ट्री को सीएसएस के लिहाज से पेपर में कैसे किया जाए,
केमिस्ट्री को पीएमएस के लिहाज से पेपर में कैसे किया जाए, पेपर को प्रेजेंट किस तरीके से किया जाए, पेपर की टेक्निकलिटीज को किस तरीके से डील किया जाए, ये चीज बस हमें हमारे पास जो है वो लैक करती है। और इन्हीं चीजों के ऊपर भी हमें वर्क करना होता है बेसिकली। और क्या करना होता है इसके अलावा, जो चीज के अंदर मेन रोल प्ले करी होती है, वो चीज ये होती है कि आपने इसकी कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की है। जितना ज्यादा आपने इसको अपने हाथों से निकाला है, इतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर है। अच्छा, अगर हम कुछ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स की बात करें, तो केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करना थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन बहुत ज्यादा आसान है। साइंस स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी डिटेल्स तो लिखने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप टू द पॉइंट, जितना ज्यादा आप क्लियर कॉन्सेप्ट देंगे, जितना ज्यादा आप एग्जामिनर को एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करेंगे, आप एग्जामिनर को फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। रादर देन आप बहुत बड़े पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, थ्योरी थ्योरी पुट किए जा रहे हैं, कोशिश करिए थोड़ा सा पैराग्राफ की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको बता सकते हैं, तो आप उसको बुलेट्स की फॉर्म में लेके आए रादर देन द पैराग्राफ्स, ठीक है। बुलेट्स की फॉर्म में लेके आए, केमिस्ट्री के लिए बुलेट की फॉर्म बेस्ट फॉर्म है, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्ट में इंट्रोडक्शन दे, इंट्रोडक्शन के अंदर आप उसको मेन कॉन्सेप्ट को डिफाइन करें, और उसके अंदर उसके सब कॉन्सेप्ट जो आएंगे उनको बुलेट्स की फॉर्म में लेके एंड देन नीचे आप डिराइव करें। और कोशिश करें कि डेरिवेशन को जहां से स्टार्ट करना है, उस पॉइंट को, उस मेन इक्वेशन को हाईलाइट कीजिए अच्छे तरीके से, कि एग्जामिनर को पता चले कि आपको पता है कि आपने इसको स्टार्ट कहाँ से किया है, ठीक है। उसके अंदर फिर कुछ मिड लेवल पे आपके पास अच्छे तरीके से उनको हाईलाइट कीजिए, और जैसे ही आप उसको एंड करते हैं, तो आप उस अपने मेन इक्वेशन को बहुत बेहतर तरीके से हाईलाइट करें, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका पेपर एंड हो जाएगा, ठीक। और आप इसी को जो है मेन कंक्लूजन में, आप केमिस्ट्री के आप क्या ऐड करते हैं, आप उसी चीज को अपने वर्ड्स की फॉर्म में 2 से 3 लाइनों से ज्यादा का वो मेन कंक्लूजन नहीं होता होगा, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, तो आपको कंक्लूजन एक प्रॉपर समरी के फॉर्म में देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो समरी की बात नहीं है, यहाँ पे कोई समरी नहीं डिमांड करे, आपने कंक्लूजन के अंदर डायरेक्टली अपने रिजल्ट को, अपने आउटपुट को 2 से 3 लाइंस के अंदर एक्सप्लेन कर देना है। इट मीन्स दैट आपने एग्जामिनर को पिक्चर प्रोवाइड कर दी कि भाई मैंने आपको ये करके दिया है, एंड ही हैज गॉट द क्लियर आइडिया कि इस बंदे को पता है। और जितना ज्यादा आप क्लियर और कंसाइज रहेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे, आपके मार्क्स को गेन करने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। अच्छा जी, अगर हम रिकमेंडेड बुक्स की बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं स्टूडेंट्स को कि रिकमेंडेड बुक्स कौन सी होती है। तो जनरली अगर आपके पास बहुत ज्यादा फॉरेन ऑथर्स की बुक्स अवेलेबल नहीं है इस तरह करके, तो आप क्या करिए कि पहले नंबर पे आपके पास बेसिक किताबें तो होनी चाहिए। बीएससी की है आपने, मास्टर्स किया है, तो आपके पास वो बीएससी के लेवल की किताबें होंगी। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपके पास एमयूएनएस की किताब होगी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सेम किताब होगी आपके पास, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होगी, फिजिकल के लिए हकनवाज भट्टी की किताब होगी। तो इस तरह की कुछ आपके पास पाकिस्तानी ऑथर्स की बिल्कुल जनरल सी किताबें तो होंगी। सबसे पहले आप किताबों को, उन किताबों को देखिए। सबसे पहले आप अपने कंटेंट्स को, अपने टॉपिक्स को उन किताबों के अंदर उनसे करें। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा देखा होगा कि 2021 के पेपर के अंदर जो केमिस्ट्री पेपर 2 था, उसको भी जरा साथ लेके चलते हैं, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी स्टूडेंट्स को लगा। स्टूडेंट्स का कहना ये है कि वो पेपर आउट ऑफ द वे जाके आया। एक्चुअली वो पेपर आउट ऑफ द वे जाके नहीं आया। पेपर को अगर देखा जाए तो पेपर आपकी हाथ के अंदर था, पेपर आपकी रेंज में था। कैसे रेंज के अंदर था कि 4 सवाल तो आप आराम से वहां से अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। अगर कोई 2 सवाल उसने बहुत कॉम्प्लेक्स और ट्रिकी किस्म के डालने हैं, तो बाकी सवाल उसने आसान भी तो डाल दिए हैं। अगर बहुत ज्यादा मुश्किल आसान नहीं है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। लाइक वो एक दरमियान, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेशलिटी है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पता तो चलना चाहिए ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग पेपर आपका परफेक्ट था, उसका भी, उसके अंदर भी कुछ नहीं होता। तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स को आए इशू, तो उसका भी हमारे पास एक इलाज है। उसको आप किस तरीके से डील किया जाए। कुछ आपके पास हेल्दी बुक्स रिकमेंडेड है, एफपीएससी के सिलेबस के अंदर, पीपीएससी के सिलेबस के अंदर कुछ बुक्स रिकमेंडेड होती है। तो अब क्या करता है जनाब एग्जामिनर ने ये काम आजकल स्टार्ट किया हुआ है कि वो उन बुक्स के अंदर से कोई स्पेशल चीजें उठा के देता है। ही वांट्स टू नो कि स्टूडेंट सिर्फ लोकल किताबों के ऊपर रिलाई करें, या फिर वो कोई फॉरेन ऑथर की किसी कोई हेल्दी किताब भी रीड आउट करें। तो काइंडली जो एलिमेंट्स, जो कंटेंट्स
ठीक है, जरा आपको स्पेशल लगे, जैसे कोई अल्केन अल्कीन अल्काइंस के रिएक्शंस हैं, ठीक है, तो कोशिश करें उनको जरा सेम चीजें होती हैं, बस कहीं ना कहीं पे कोई नेम्ड रिएक्शंस आ जाते हैं, जरा उन चीजों को जरा वहां से कर लें, ठीक है। वो बुक्स भी हम आपके साथ बाद में डिस्कस करेंगे कि बुक्स रिकमेंडेड कौन सी हैं और हमें हेल्दी किताबें कौन सी हैं केमिस्ट्री के लिए, अपने सीएसएस की तैयारी के लिए, अपने पीएमएस की तैयारी के लिए, कि हम पेपर को अच्छे तरीके से टैकल करें और एटलीस्ट 150 तक कैसे स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री साइंस सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री को प्रमोट हमने करना है। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप वर्क करेंगे, आप उतना ज्यादा केमिस्ट्री को प्रमोट करेंगे। केमिस्ट्री आज तक प्रमोटेड इसलिए नहीं है बिकॉज स्टूडेंट्स डोंट वर्क ऑन केमिस्ट्री, तो जितना ज्यादा उस पर काम करेंगे केमिस्ट्री प्रमोट करेगी आपको, ठीक। ओके जी, इसके अलावा कुछ अभी हम पेपर डिस्कस करेंगे, पेपर 1, साथ साथ मैं आपको पेपर की अटेम्प्टिंग के टेक्निक्स भी बताती जाऊंगी, और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस का मैं आपको स्केलेटन प्रोवाइड करती जाऊंगी कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाना था, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके अंदर लंबी चौड़ी में एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं करूंगी, सिर्फ एक स्केलेटन प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज यू डू नो, आई डू नो कि इसके अंदर क्या चीजें आनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली क्या चीज आनी चाहिए हम वो चीज डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के पेपर 1 से। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि केमिस्ट्री का पेपर 1 जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर और एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो पेपर 1 का अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अच्छा जी, एक चीज है यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव्स को कैसे किया जाए। ऑब्जेक्टिव्स बड़े मुश्किल आते हैं, केमिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव नहीं होती हमसे, इतने ज्यादा मुश्किल होते हैं कि हमारी रेंज से बाहर होते हैं। ये स्टूडेंट्स के जवाबात होते हैं जब उनसे पूछा जाए कि केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पेपर कैसा हुआ आपका, तो जनाब केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव पेपर को आपने किस तरीके से डील करना है। केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव पेपर को डील करने का बहुत ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप किसी भी केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जरा आप, तो आपने क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री के जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने फर्ज करें थर्मोकेमिस्ट्री पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़नी है, तो अब उस चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड आउट करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को जरा क्लैरिफाई करें। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर रखेंगे, जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को आप कंसाइज रखेंगे, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ऑब्जेक्टिव को करने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, रादर देन कि आप केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के लिए कोई किताब खरीदें, एमसीक्यूज की किताब। मैं इस चीज को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ये चीज सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। केमिस्ट्री की एमसीक्यूज की कोई किताब नहीं होती। केमिस्ट्री के एमसीक्यूज तभी सॉल्व होते हैं जब आपको केमिस्ट्री आती हो, जब आपने केमिस्ट्री किसी किताब से पढ़नी है तो केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करने के काबिल होंगे आप। जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, जब आपको पता ही नहीं है कि इस चीज को टैकल कैसे किया जाए, ये बात क्या हो रही है, इसकी एप्लीकेशन कैसे होंगी, तो आपने उस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, ठीक है। आप उसको जितना मर्जी क्रैम कर ले डिफरेंट किताबों से, तो वो नहीं होने वाला, ठीक। तो इस चीज को अच्छी किताब से पढ़े, कॉन्सेप्ट्स कोशिश करें कि अपने क्लियर रखें, ठीक है। तो जितने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगी, ऑब्जेक्टिव चीजें वैसे ही अपने आप आपकी क्लियर क्लियर होती जाएंगी। तो पेपर जो है उसकी ऑब्जेक्टिव भी मुश्किल नहीं होती, ऑब्जेक्टिव तैयार करना भी आसान होती है अगर आपकी सब्जेक्टिव के ऊपर कमांड है तो, ठीक है। अच्छा जी, पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो उसने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहला पोर्शन पूछा था, explain applications of Schrödinger wave equation to hydrogen and hydrogen like atoms। अच्छा, पेपर के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने क्वेश्चन को देखना होता है कि क्वेश्चन के अंदर बेसिकली उसने क्या पूछा है, ठीक है। उसका पूछने का मेन कॉन्सेप्ट, मेन सब्जेक्ट क्या है उसका जो पूछना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, कितने पार्ट्स हैं। तीसरे नंबर पे आपने उस क्वेश्चन के नंबर्स देखने के, कितने नंबर हैं इस क्वेश्चन के, सही। तो केमिस्ट्री का पेपर यूजुअली थोड़ा सा आपको लेंथ ही लगता है, तो उसके एक एक क्वेश्चन के अंदर तीन तीन पोर्शन उसने डाले हुए थे, तो इस चीज को टैकल करना जरा थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, जरा टाइम मैनेजमेंट का इशू आ जाता है। तो यहाँ जितना ज्यादा आप उसको फोकस कर सकते हैं उसको फोकस करें, ठीक है। और कोशिश करें ज्यादा थ्योरी लिखने की बजाय उसी चीज को एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करके डिफाइन करें, कॉन्सेप्ट दे, मेन बुलेट्स की फॉर्म में लाए, रादर देन आप पैराग्राफिंग करें इतनी ज्यादा, उसको हाईलाइट करें, आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, आप एग्जामिनर को भी फैसिलिटेट कर देंगे, आप अपनी चीजों को हाईलाइट और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी कर देंगे, और आपका मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे।
अच्छा जी, इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की यहाँ पे उसने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के अंदर एप्लीकेशंस डिमांड की है। उसने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जनरल एप्लीकेशंस नहीं डिमांड। क्वेश्चन को डील करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन क्या होता है और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम्स क्या होते हैं। तो आपने पहले बिल्कुल अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, अपने स्टार्ट के अंदर ये चीज उसको क्लियर कर देनी थी कि हाइड्रोजन क्या था और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम्स क्या होते हैं, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट विद रेफरेंस टू और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अच्छा जी, उसके बाद जो सेकंड पोर्शन, सेकंड मेन हेडिंग आप इस क्वेश्चन के अंदर डाल सकते थे, वो ये थी कि आपने रीजन बतानी थी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम को यूज करने की, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के अंदर ही मेन हम एप्लीकेशन इसके क्यों देख रहे हैं, ये इसका एक मेन पोर्शन था। नेक्स्ट आपने क्या करना था, उसको सिंपली उसको स्टार्ट करना था, ठीक है, डिराइव करना था, और इन द एंड आपके पास तीन इक्वेशंस आनी थी, थीटा इक्वेशन, आर इक्वेशन और फाई इक्वेशन, ठीक है। अब ये तीनों इक्वेशन थ्री डिफरेंट क्वांटम नंबर्स को डील कर रही हैं, इन चीज को आपने एक्सप्लेन कर देना था। आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड्स हियर, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे उसने पूछा है गिव मोलेकुलर इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी। मोलेकुलर इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी, यहाँ पे एक मेन मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या होती है, वो एंट्रोपी को लिखना शुरू कर देते हैं, दैट व्हाट इज एंट्रोपी, हाउ टू डिराइव द एंट्रोपी, व्हाट इज दिस लॉ, व्हाट इज दिस लॉ, व्हाट इज दिस लॉ। ये चीजें नहीं करनी है आपने। सादी सी बात है, मोलेकुलर इंटरप्रिटेशन देनी है, यानी कि आपने उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बतानी है, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पे आप एंट्रोपी को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो इसके अंदर तीन ही मेन एलिमेंट्स थे, तीन ही मेन कॉन्सेप्ट थे जो आपने लिखने थे, और वो क्या थे, एक तो था आपका एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर, सेकंड था आपका एंट्रोपी एंड अनअवेलेबल एनर्जी, उसके बाद जो तीसरा है वो है एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इन तीनों चीजों को आपने करना था, कोई डिफरेंट हेडिंग, कोई डिफरेंट इसके अंदर कॉन्सेप्ट डालने की जरूरत नहीं थी, आपका क्वेश्चन परफेक्टली कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी, इसी का क्वेश्चन का पार्ट है आपके पास सी, वो है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली जैसे मैंने एक फ्लो शीट आपको बना दी है, आप सिंपली इसी तरह ऐड कर दे कि व्हाट आर द फैक्टर्स, कि प्रेशर है, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द सरफेस एरिया, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या इस क्वेश्चन को आप लास्ट पे अटेम्प्ट कर रहे हैं या किसी भी किस्म का इशू है आपको डील करना चाह रहे हैं, तो भाई आप जितना ज्यादा आप अपने आप को फैसिलिटेट करेंगे उतना ही ज्यादा आप एग्जामिनर को फैसिलिटेट करेंगे। तो आप इसी फ्लोशीट की फॉर्म में ला सकते हैं, प्रेशर के नीचे आप नीचे एक बुलेट बनाएं, रीजन बताएं, ठीक है, कि इस तरह से जो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को ये प्रेशर इफेक्ट करें, साथ एग्जांपल दे दें, ठीक है। तो कोशिश करें जिस चीज को आप एक्सप्लेन करें साथ एक एग्जांपल मस्ट करें, एग्जांपल को नहीं करेंगे तो आप एग्जामिनर को थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं दैट आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस थिंग, ठीक है, तो वो आपके नंबर काट सकता है, सही है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना होता है, डिफरेंट फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना होता है, वो तो आप उनको टैकल करना भी बहुत आसान होता है, ठीक है। तो लंबी चौड़ी तफसीलात के अंदर ना भी पढ़े हम, तो हम मेन बुलेट्स के अंदर भी कवर कर सकते हैं पूरे के पूरे पेपर को, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद है जी व्हाट आर, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उसका पोर्शन ए है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ चीलेट्स। अच्छा, स्टूडेंट्स को मेटल कॉम्प्लेक्सेस के तो यूजेस पता होते हैं, चिलेट्स के यूजेस नहीं पता होते। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, माइनर से डिफरेंस है, चिलेट्स का पता तो होगा ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि एग्जामिनर को थोड़ा सा आइडिया दे दे कि चिलेट्स हैं क्या, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अब देखिए ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव से कुछ चीजें आ जाती हैं हमारे पास, तो उनको कोशिश करें थोड़ा सा डिफाइन करते, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 लाइंस या 4 लाइन मैक्स आपके पास होंगी, तो आपने चिलेट्स को डिफाइन कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके चिलेट्स के यूजेस को बता देना है, ठीक है। अब यूजेस मैंने नीचे यहाँ पे कुछ यूजेस आपको बता दिए कि एग्रीकल्चर के अंदर इसका यूज है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर इसका यूज है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल और ईडीडीए, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट आप इन चीजों को अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इन सारे यूजेस को बताना है, नंबर्स के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है, और साथ साथ एक एक आदत एग्जाम्पल लाजमी देनी है ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए, आप उसको फैसिलिटेट कर दें। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, स्टेट एंड एक्सप्लेन द नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स एक बड़ी मिस्टेक ये करते हैं
कि स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि नॉमेनक्लेचर के स्टेप्स को रिमाइंड करना, अपने माइंड में मेमोराइज करना, ठीक है, ये जरूरी है। सिर्फ आपको उसको प्रैक्टिस नहीं करने आना चाहिए, ठीक, आपको मतलब नॉमेनक्लेचर को पता होना चाहिए कि उसके स्टेप्स कितने हैं, क्योंकि ये कुछ सालों से एग्जामिनर ने जरा अपना पैटर्न बना लिया कि नॉमेनक्लेचर डायरेक्टली पूछ रहा है कि बताओ इसको तरीका क्या है करने का, सही। तो आपने यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स बताने होते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कैसे नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपने लिखना है कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जैसे ही आपने स्टार्ट करना है आपने उसके पोर्शन बना देने हैं, उसको बताना है दिस इज द मेटल, दिस इज द लिगेंड, दैट मेटल कॉम्प्लेक्स इज कंसिस्टिंग ऑफ अ मेटल, द लिगेंड, ठीक है। आपने वो सारे पोर्शन बता देने हैं एंड देन आपने क्या करना है, नॉमेनक्लेचर के स्टेप्स बताने। नीचे मैंने कुछ स्टेप्स आपको बता दिए, यही नॉमेनक्लेचर के स्टेप्स हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो उन नॉमेनक्लेचर के स्टेप्स को आप एक एक स्टेप को लिखें, जैसे ऑर्डर ऑफ द लिस्टिंग ऑइन है, ठीक है, उसके बाद है नेमिंग ऑफ द लिगेंड्स, इनको लिखें और नीचे आप एक एक एग्जाम्पल दें, ठीक है, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते जाए, ठीक है, ज्यादा लंबी चौड़ी तफसील नहीं लिखनी, छोटी छोटी सी एग्जाम्पल दें, उसको फैसिलिटेट करते जाएं, उसको लिखते जाएं, सही। तो आपके नॉमेनक्लेचर के स्टेप्स एंड हो जाते हैं, सही हो गया। और एंड पे क्या करें, एक बड़ा सा कोई भी इस क्वेश्चन को एंड करने के लिए आप कॉम्प्लेक्स लें और उसको नेम कर दें, ठीक है, उसको हाईलाइट कर दें कि इन द एंड आई हैव कंक्लूडेड दीज थिंग्स। अच्छा जी, उसी का क्वेश्चन नंबर सी है जी, एक्सप्लेन वीबीटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इन डिटेल। सिंपल क्वेश्चन है, टू द पॉइंट है, किसी भी इनऑर्गेनिक की किताब के अंदर आपको मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो नोट करने वाली है, उसने यहाँ पे पूछा है वीबीटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। समटाइम्स आपको वीबीटी का पता है, ठीक है, जनरल वीबीटी का पता है, लेकिन आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की रेफरेंस से आपको कुछ एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा होता, तो इस चीज को आपने जरा ध्यान करना है कि कॉम्प्लेक्सेस की मौजूदगी में आपने कॉम्प्लेक्सेस के रेफरेंस से इस चीज को देखना है। तो आपने क्या करने थे, सबसे पहले आपने क्या करना था, इसके फीचर्स बता देने थे कि वीबीटी थी क्या, फिर आपने थोड़ा सा बता देना था कि वीबीटी कहाँ से आई, क्यों आई, वजह क्या थी, एंड देन आपने जरा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स बताने थे 6 और 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस की, उनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देनी थी, ठीक हो गया। एंड देन उसकी लिमिटेशंस, ठीक है। जब भी आपके पास किसी थ्योरी के ऊपर सवाल आए तो कोशिश करें जरा उसकी लिमिटेशंस और उसका रीजन कि वो उसको पेश क्यों किया गया और उसकी लिमिटेशंस क्या है, कि वो थ्योरी कहाँ पे एंड हो रही है, वो चीज बता दीजिए। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसका पोर्शन ए है, एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने बताना है कि क्या होता है। सिंपली आपने इस चीज को डिफाइन करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैंने आपको बता भी दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि 2 सवाल पूछे हैं उसने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो नंबरों को आपने क्या करना है, खुद डिवाइड करना है इसके अंदर। एग्जामिनर ने 2 सवाल पूछे तो मैंने, या उसने एक ही सवाल के 2 पोर्शन बना दिए, तो मैंने इस चीज को नंबर्स के अकॉर्डिंगली डील करना है। तो आपने उसकी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बताएं, ठीक है। उसी के अंदर फिर आप थोड़ी बुलेट्स के अंदर बता दें कि क्लासिकल वेव थ्योरी को इसने आउट पास कैसे किया। ये मैं आपको बता रही हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन को आपने टैकल किस तरीके से करना था। उसके बाद आपने इसके थोड़े से एक्सप्रेशन डिराइव कर देने थे इन टर्म्स ऑफ द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, सही हो गया। सेकंड पोर्शन के ऊपर आ जाए जनाब, डिफाइन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, उसको डिफाइन कर दें एंड देन आप उसका डिराइव कर दें रिलेशनशिप वेव फंक्शन के साथ, मेन इक्वेशन को हाईलाइट कर दें, योर क्वेश्चन एंड्स हियर। ओके, नेक्स्ट है जी, इसी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू, सही। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आइगन फंक्शन के अंदर, आइगन वैल्यू के अंदर आपको मेन इक्वेशन का लाजमी याद होना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू, ठीक। तो आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू के अंदर डिफरेंस क्या है, मैंने यहाँ पे बता दिया, आप इसको टैली कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, जैसे ही आपने बता दिया थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपने कोशिश करनी है 2 से 3 एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन कर दें, ठीक। तो इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत थी नहीं, सिंपली आपने इक्वेशन बताई अपनी, ठीक है, आपने बताया कि आइगन वैल्यू क्या है, आइगन फंक्शन क्या है, और उसको आइगन इक्वेशन के साथ 2 से 3 एग्जांपल्स के साथ आपने बता दिया कि मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ। तो पता चल गया जनाब एग्जामिनर को कि आपको आता है ये सवाल।
ओके जी, उसके बाद है डिराइव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स। दिस इज द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन इन योर एग्जाम, ठीक है, सबसे ज्यादा सीधा और सबसे ज्यादा आसान सवाल आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स है। आप किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री की किताब खोलें तो आपको डायरेक्ट सामने एज इट इज अटेम्प्ट हुआ हुआ सवाल आपको नजर आ जाए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना था, सिंपल, कोई उसने दूसरी बात नहीं पूछी आपसे, ठीक है, तो थ्योरी इतनी लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट सपोज से स्टार्ट करें, अपनी जो है अपनी हाइपोथेसिस उसको दें, अपनी स्टेटमेंट उसको बताएं, अपनी डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, और उसके बाद आप सिंपली डेरिवेशंस के ऊपर जाएं और डेरिवेशन को नंबरिंग करते जाएं, अच्छे तरीके से नंबरिंग करते जाएं, नंबरिंग करना लाजमी है, और जरा अपने स्टेप्स को बताते जाएं दैट दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, और मेन इक्वेशन को अच्छे तरीके से फुल फॉर्म के अंदर मार्कर के साथ जरा हाईलाइट कर दें और उसको बताएं दैट दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स एंड व्हाट इज दिस, और जरा ये बताएं कि ये एक्सप्लेन क्या कह रही है, ठीक। तो ये आपका कंक्लूजन यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का पोर्शन ए, प्रेडिक्ट मोलेकुलर शेप्स यूजिंग वेस्पर मॉडल। क्लियर? अच्छा जी, यहाँ पे आपने वेस्पर मॉडल के अंदर आपने बताना है कि जी मोलेकुलर शेप्स को कैसे प्रिडिक्ट करना है, तो इट मींस कि आपको पता तो होना चाहिए पहले कि वेस्पर मॉडल क्या है, तभी तो आप मोलेकुलर शेप्स को प्रिडिक्ट करेंगे। अच्छा जी, इसका सॉल्यूशन के अंदर आप सबसे पहले उसको बताएंगे दैट व्हाट इज द वेस्पर कॉन्सेप्ट, आपने उसको कॉन्सेप्ट को बताना है कि कॉन्सेप्ट है क्या चीज वेस्पर, तो उसको थोड़ा सा आप हाईलाइट करें कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर जो है आप जैसे, क्योंकि आप इसको बहुत ज्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि उसने डायरेक्ट आपसे मोलेकुलर शेप्स का पूछा है, तो आप जो है 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स की तरफ डायरेक्टली जाएं, एक हेडिंग के अंदर सबको लिखें दैट दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और हर हेडिंग के नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ अपनी एग्जाम्पल को पुट करें, ठीक है, और आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीके से एंड हो जाएगा, सही। ओके जी, इसी का क्वेश्चन नंबर बी है और उसका पोर्शन 1 है, उसमें आपके पास पूछा जाता है एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे उसने ये पूछा ही नहीं है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसने बात की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स बताएं, क्योंकि ही डज नो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के अंदर। अब यहाँ पे सवाल के नंबर्स का जरूर ध्यान करें, तो हाफ लाइफ मेथड है आपके पास, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है और इनिशियल रेट मेथड है। अब इन मेथड्स को किस तरीके से लिखा जाए कि नंबर्स रिकवर हो जाए और हमारी आउटलाइन रिकवर हो जाए, किस तरीके से लिखा जाए इन मेथड्स को, तो आपने क्या करना है, मेथड लिखना है, ठीक है, मेथड का कॉन्सेप्ट लिखना है, मेन 2 3 बुलेट्स के अंदर मेथड को समराइज कर देना है, ठीक है, और उसकी कोई मेन इक्वेशन है तो उसको लिख देना है, ठीक है, कोई मेन ग्राफ है तो उसको बना देना है, एंड देन आपका ये क्वेश्चन भी हर एक क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करते जाएं, इसी तरीके से एक्सप्लेन करते जाएं, लंबी चौड़ी डेरिवेशन के अंदर जाना नहीं है आपने, तो आपका ये एंड हो जाएगा यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली इसको करना है, तो एग्जामिनर को भी पता है कि आपने टाइम भी मैनेज करना है और मार्क्स को भी मैनेज करके चलना है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट अ नोट ऑन थर्मोकेमिस्ट्री एंड कैलोरीमेट्री। अच्छा, यहाँ पे मसला ये आ सकता है कि थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर क्या नोट लिखूं मैं, उसके अंदर मैं क्या चीजें ऐड करूं, तो सबसे पहले तो आप थर्मोकेमिस्ट्री को डिफाइन करें, ठीक है। नोट का लिखने का मतलब ये नहीं है कि एक बड़ा सा बस पैराग्राफ आपने ऐड कर दिया, केमिस्ट्री के अंदर नोट लिखने का मतलब ये होता है कि आपने उसकी थोड़ी सब हेडिंग्स के अंदर उस चीज को मजीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बतानी होती है, थोड़ा सा मजीद ट्रीटमेंट कर देना होता है आपने उसको, तो थर्मोकेमिस्ट्री को पहले नंबर पे आप डिफाइन करें, फिर दूसरे नंबर पे आप क्या करें, जरा उसके फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें, तो तकरीबन आपकी ये हाफ पेज के ऊपर भी थर्मोकेमिस्ट्री आपकी कवर हो जाती है। अच्छा, उसके बाद है जी कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री देखिए, इस क्वेश्चन के भी 2 पोर्शन थे, थर्मोकेमिस्ट्री एक सिंपल सी चीज है, कैलोरीमेट्री एक टेक्निक है, तो आप ज्यादा जो वेटेज है वो टेक्निक को देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो थर्मोकेमिस्ट्री एक जनरल चीज है, कैलोरीमेट्री एक स्पेसिफिक चीज है, तो आप सबसे पहले इसको बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे, इसका डिफाइन करेंगे, फिर उसको मेन प्रोसेसिंग बताएंगे दैट व्हाट डू वी डू, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी मेन डिटेल्स के अंदर आप इसकी जाएंगे एंड देन इसको कंक्लूड कर देंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है, कोई जनरल उसने क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है, स्पेसिफिक क्वेश्चन बता दिया उसने कि टेम्परेचर डिपेंडेंस बताया मुझे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ही बताएं,
तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना, आपने बताना है that आपने बताना है अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एनी केमिकल रिएक्शन। तो तभी तो आप गिब्स फ्री एनर्जी को बता सकेंगे, या आप पहले पॉइंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर, इसको कोशिश करें, इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, एंड देन आपके एक्सप्रेशंस इसके डेराइव करें। और उसके बाद जैसे ही आपके पास फाइनल फॉर्म आएगी एज यूजुअल आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसकी फाइनल इक्वेशन की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। और इस तरह आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा, क्वेश्चन के सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर बी है, वो है कि जी व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, एक्सप्लेन वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस को पता होना चाहिए आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बताना है व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये क्वेश्चन उस नेचर का नहीं है कि ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस सिंपली आपने बता देना है, तो व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस सिंपली डिफाइन करें उसको। तो उसके बाद जो बड़ा पोर्शन है, जो 90% और 80% ऑफ द क्वेश्चन को कवर कर रहा है, वो है एक्सप्लेन वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो उसकी आपने क्या करनी है, डेरिवेशंस लानी है। डेरिवेशन ला के आपके पास एंड पे दो मेन एक्सप्रेशंस आपके पास डिराइव होंगे, उन एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन करें, आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द फ्रीगेसिटी एंड एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन उसने पूछ लिए क्वेश्चन के अंदर, नंबर्स को सामने रखे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फ्रीगेसिटी को बताना है क्या होती है, उसके एक्सप्रेशंस को डिराइव करना है सिंपली। दूसरे नंबर पे एक्टिविटी की हेडिंग दे, उसके एक्सप्रेशंस को डिराइव दे करें, उसको पहले डिफाइन करें, फिर उसके एक्सप्रेशंस को डिराइव करें, एंड देन क्या करें, अपनी एंड पे एक एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ गैस को जो है एक्सप्लेन कर दें, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से एंड हो जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका पार्ट ए है, डिस्कस कॉमन आयन इफेक्ट एंड इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इन डिटेल। तो कॉमन आयन इफेक्ट का तो लोगों को पता होता है, लेकिन इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अब कहाँ से है। तो इस चीज इन चीजों के लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकली हर क्वेश्चन को देखना होता है। टेक्निकली जैसे ही आप किसी चीज को प्रिपेयर करते हैं, उसको कोशिश करें जिस भी चीज को आप प्रिपेयर करें अपनी आउटलाइन को, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करें, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उन चीजों को करके आ चुके हैं उन चीजों को, ठीक है। और उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें और फिर कोशिश करें उसकी अच्छे तरीके से एवेल्युएशन करना, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से पहले बताना है व्हाट इज द कॉमन एंड इफेक्ट, क्योंकि आपने कॉमन एंड इफेक्ट को बताना नहीं है तो क्वेश्चन की बात नहीं बनेगी। कॉमन एंड इफेक्ट बताएंगे, उसकी एक प्रॉपर एग्जांपल देंगे, ठीक है। उसकी एग्जांपल को फिर अच्छे तरीके से आपने जो है डील करना है, बुलेट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दे, 2-3 बुलेट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दे, और देन उसकी जो है आप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देंगे, जस्ट लाइक द प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉमन सॉल्ट। उसके बाद है सॉल्ट एनालिसिस के लिए सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप, ठीक है, ये उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इन चीजों को डील करेंगे आप। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ पीकेए, पीकेबी एंड पीएच। सिग्निफिकेंस को बताने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि पीकेए क्या है, पीकेबी क्या है, या पीएच क्या है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग देंगे पीकेए की, फर्ज करें, ठीक है। आप पीकेए लिखना चाह रहे हैं, आपने इसको डिफाइन करना है, आपने उसका एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, डिफाइन करने एक्सप्रेशन लिखना है, और फिर उसके नीचे उसकी सिग्निफिकेंस दे दी। या फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 3 कॉलम्स बना लीजिए, एक कॉलम के अंदर पीकेए करें, एक के अंदर पीकेबी और एक के अंदर पीएच लिखें। पहले जो रो है उसके अंदर डिफाइन कर दें, दूसरी रो के अंदर एक्सप्रेशन देते जाए, तीसरी रो के अंदर सिग्निफिकेंस देते जाए। तो यहाँ आपका बहुत अच्छे तरीके से, बहुत टेक्निकल तरीके से, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है, आपका क्वेश्चन एंड हो जाता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर जरा कोशिश करिए कि कॉलम फॉर्म के अंदर आना, हाईलाइटेड फॉर्म के अंदर आना, डेरिवेशन फॉर्म के अंदर आना, रादर देन द थ्योरी को बहुत ज्यादा पेपर के ऊपर डालने की बजाय कोशिश करें कि इन चीजों को, इन मेथड्स को लेके चले, सो दैट आपका टाइम भी मैनेज हो जाए और आपका पेपर अट्रैक्टिव भी बन सके, पेपर की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी जा सके। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है इसी का, राइट अ नोट ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जनाब ये एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन कर लिया है, बहुत वास्ट, बहुत सिंपल लेकिन वास्ट सा क्वेश्चन। अब पता नहीं चलता कि इसके अंदर क्या क्या लिखा जाए। तो सबसे पहले आपने बताना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या, ठीक है। इक्विलिब्रियम बता दिया, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, ये एक उसकी इक्वेशन लिखिए, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन डालिए उसी की, ठीक है, उसको जरा हाईलाइट कर दीजिए।
एंड देन उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस बताएं, सही है, उसकी एग्जांपल ऐड करें। एंड देन आप थोड़ी सी स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जिसके अंदर आप जरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम को ब्रीफिंग देंगे, वो ऐड कर दें। आपके बेसिक और मेन कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, यहीं पे लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो केमिस्ट्री को जितना स्मार्टली डील कर सकते हैं आप, उतना स्मार्टली डील करें, एग्जामिनर को फैसिलिटेट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है डी बाय हकल थ्योरी। दिस इज अगेन द वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ द पेपर। डी बाय हकल थ्योरी का आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने इसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, आपने उसका मेन कॉन्सेप्ट बता देना कि डी बाय हकल थ्योरी डील किस चीज को कर रही है, आपने उसके मेन बुलेट्स के अंदर उसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो बता देने हैं, ठीक है। एंड देन आपने सिंपली उसकी डेरिवेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो है वो आपने इसके डेराइव कर देनी है, उनको हाईलाइट कर देना है, आप उसकी मेन की सिग्निफिकेंस बता देनी है, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है जी आपके पास नस्ट इक्वेशन। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले आप हेडिंग दीजिए, सिंपली इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए और नीचे इसको डिराइव कर दीजिए, मेन फॉर्म को हाईलाइट कर दीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये आ सकता था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आप क्या लिखें। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो बस यही होती है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन को डिजाइन करना है आप, ठीक है। तो क्वेश्चन को डिजाइन अब किस तरीके से करना था, डिफाइन करना था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली है क्या चीज। सेकेंडली आपने क्या करना था, दूसरे नंबर पे आपने जरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स के अंदर डिस्टिंग्विश कर देना था कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं और ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब तीसरा मसला जो स्टूडेंट्स को आ सकता था वो ये था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो एक चार्ट है, तो मैं इस चार्ट को कैसे बताऊं कि वो क्या है, सही। तो आपको क्या जरूरत है, सारी वैल्यूज याद रखने की, आपको बस उनके चार्जेस याद रखने की जरूरत है, ठीक है। आपको ये याद रखने की जरूरत है कि जीरो किसका है, हाईएस्ट किसका है, लोएस्ट किसका है। इस तरीके से थोड़ा सा जरा कॉन्सेप्ट अपना माइंड में रखने की जरूरत है, ठीक है। ग्रुप वाइज इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट रखने की जरूरत है। तो आपने क्या करना था, फर्स्ट को, मिडिल को और लास्ट को करना था। एंड देन थोड़ा सा आपने इसका जरा पैटर्न बता देना था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर इस तरीके से चीजें प्रोसीड हो रही हैं, सही। एंड देन लास्ट पे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन, एक दो तीन एप्लीकेशन जितनी आप लिख सकते हैं उतनी आपने लिखनी है और आपका पेपर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री के पेपर के अंदर पेपर को मैनेज करना, पेपर को पेपर के टाइम को मैनेज करना, पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज जितनी ज्यादा आप इस चीज को अच्छे तरीके से करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो का यही मकसद था कि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को कैसे प्रमोट किया जाए। और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है वो एक कोई केमिस्ट्री कोई जिन नहीं है, केमिस्ट्री कोई भूत नहीं है, केमिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट है और इसको प्रमोट किया जाना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री सिर्फ आपसे थोड़ा सा टाइम डिमांड करती है, तो टाइम आप देंगे तो केमिस्ट्री आपको फैसिलिटेट करेगी। किसी भी सब्जेक्ट से ज्यादा आई गारंटी यू कि ये सब्जेक्ट आपको फैसिलिटेट करता है। अगर आप काम करने वाले हैं, अगर आप डेडिकेटेड रह के काम करने वाले हैं, तो केमिस्ट्री कैन गिव यू अप टू 160 मार्क्स, इवन अप टू 170 मार्क्स, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर केमिस्ट्री के अंदर आप कर सकते हैं। चलिए जी, इसी वीडियो के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।